हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव्स का एक दूसरे के साथ मिलना, ज्वाइन करना। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है, तो उस टाइम पे एनर्जी की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी उस फिनोमेना को हम क्या नेम देते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, मान लो अब हमें पता है वेव क्या है। वेव इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हमारे पास कोई भी वेव इस तरह से आ रही है, ठीक है, सेकेंड वेव हम इस तरह से ले रहे हैं। अब ये दोनों वेव्स क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास बनेगी, जो एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसको देखो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या है, इट इज सिंपली द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी किसी भी मीडियम में ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर। देखो अब हमें अगर बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का, तो उसके लिए हमारी कंडीशंस क्या होंगी, जो हमारे पास वेव्स आ रही हैं, ठीक है, जो सुपर इम्पोज हो रही हैं, दैट शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उन दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स सुपर इम्पोजिंग वेव्स शुड रिमेन सेम एंड ऑल्सो देयर फेज शुड सेम कांस्टेंट। ठीक है, फेज उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। देन इन दैट केस द इंटरफेरेंस विल बी वेरी गुड। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के इंटरफेरेंस बनते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिंग इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव हमें ऑब्टेन होगी दैट शुड बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास रिजल्टेंट वेव बन रही है आफ्टर द सुपरपोजिंग ऑफ टू वेव्स दैट शुड बी ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, उसकी मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास होगी इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। देखो अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारे पास फर्स्ट वेव है, ठीक है, फिर सेकेंड वेव भी ऐसे ही है, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है। इस केस में हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जो रिजल्टेंट वेव बनेगी दैट शुड बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, व्हेन द रिजल्टेंट वेव हैव मिनिमम इंटेंसिटी। इस केस में क्या होगा, देखो कंसीडर कर लो ये हमारे पास फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, एक का क्रेस्ट है दूसरे का ट्रफ है, फर्स्ट का ट्रफ है सेकेंड का क्रेस्ट है, तो इस केस में जो हमारा इंटरफेरेंस बनेगा दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, अब इंटरफेरेंस का हम और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। ये जस्ट इंटरफेरेंस का एक ओवरव्यू था कि इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इंटरफेरेंस को और अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
सो अवर टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी भी वेव मोशंस के, दो या दो से ज़्यादा वेव मोशंस के रिजल्टेंट को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, इट इनेबल्स अस टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेव मोशंस। दो या दो से ज़्यादा वेव मोशंस के रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। इसको देखो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन two or more wave motions traveling through medium superimpose one another। देखो क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा वेव मोशंस सुपर इम्पोज करेंगे, ए न्यू वेव इज फॉर्म्ड, एक नई वेव फॉर्म होगी, इन विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, जो हमारे पास नई वेव फॉर्म हो रही है, न्यू वेव फॉर्म्ड हो रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट is equal to the vector sum of displacements due to the individual waves y1 y2 so on at that instant। ठीक है, देखो इसको आप एक वेव की फिगर की हेल्प से समझो, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लो हमारे पास, ठीक है, इस तरह से वेव्स हैं, कंसीडर कर लो हमारे पास इस तरह से फर्स्ट वेव है, दिस इज अवर फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव देखो हमें इस तरह से गिवन है, सेकेंड वेव इज लाइक दिस इज अवर सेकेंड वेव। अब इधर ध्यान दो, जो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 5, लेट कर रहे हैं। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 2, ठीक है। अब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2 + 5 बिकम्स 7। तो हम जो रिजल्टेंट वेव होगी, देखो उसको किस तरह से बनाएंगे, उसको हम इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, इन दोनों से उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारी रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे रिजल्टेंट वेव हो गई। तो रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है y, वो किसके इक्वल आया, y1 + y2। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, y1 5 है, y2 2 है। क्लियर। सिमिलरली देखो मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से वेव्स गिवन है, दिस इज अवर फर्स्ट वेव, ठीक है, और सेकंड वेव हमें इस तरह से गिवन है। सेकंड वेव को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड वेव है। देखो दोनों के एम्पलीट्यूड्स में डिफरेंस है। ठीक है, जो फर्स्ट वेव है लेट कर लो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 2। अब देखो एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारी रिजल्टेंट वेव देखो यहाँ पे ऐसी बनेगी, रिजल्टेंट वेव हमारी इस तरह से बनेगी और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 3। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होगा 3। तो इस तरह से आप समझ सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। और ज़्यादा इसको फर्दर स्टडी करते हैं, यहाँ पे y एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे y, ठीक है, और x एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t। इस तरह से आपको स्केल मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी y और x एक्सिस के अलोंग हम टाइम को मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम होगा t। देखो जो हमारा डिफाइन था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, अगर उसको दोबारा से स्टडी करते हैं, देखो क्या था, सुपर इम्पोज वन अनदर, a new wave is formed in which resultant displacement y at any instant is equal to vector sum of displacements due to individual waves। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3 एंड सो ऑन। ठीक है, इंडिविजुअल वेव्स की डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कर देंगे
तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन हो जाएगी। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब कंसीडर करो, देखो हमें इस तरह का एक सिस्टम गिवन है, लेट कर लो यहाँ पे हम इस तरह से सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। इस तरह से एक सिस्टम हमें यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हमें वेव गिवन है, देखो वेव्स किस तरह से गिवन है, देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट वेव गिवन है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट वेव गिवन है लाइक दिस। फिर हमें यहाँ पे सेकंड वेव गिवन है। सेकंड वेव हमें देखो कैसे गिवन है, सेकंड वेव इज लाइक दिस। ये हमारे पास सेकंड वेव है लाइक दिस, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड हमें गिवन है ए, इस वेव का एम्पलीट्यूड हमें गिवन है ए, और इस वेव का एम्पलीट्यूड हमें गिवन है बी, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को y1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट को y2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो इन दोनों की रिजल्टेंट वेव होगी, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होगी y1 प्लस y2। y किसके इक्वल होगी y1 प्लस y2। तो रिजल्टेंट वेव देखो हमारे पास कैसे बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए और बी से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगी लाइक दिस, क्लियर। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड देखो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिमिलरली मान लो एक केस हमें ऐसा गिवन है, अब फर्स्ट वेव हमें इस तरह से गिवन है, दिस इज अवर फर्स्ट वेव, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड हमें क्या गिवन है, ए, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड हमें गिवन है ए, ठीक है। सेकेंड वेव हमें इस तरह से गिवन है यहाँ पे लाइक दिस, सेकेंड वेव इज लाइक दिस, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड हमें गिवन है बी, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हमें गिवन है बी। इसको हम y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट को हम y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी, देखो फर्स्ट वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, इन दिस केस हमें पता है y किसके इक्वल होता है, इट इज़ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है, देखो आप देख सकते हो इनिशियली देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन दी टू वेव्स, तो यहाँ पे फिर माइनस नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, ए माइनस बी, समझ गए। तो रिजल्टेंट वेव देखो हमारी इस तरह से बनेगी, रिजल्टेंट वेव वुड बी लाइक दिस, क्लियर। और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्लियर। अब थर्ड केस, एक केस और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कंसीडर करो अब इस सिस्टम में हमें वेव्स इस तरह से गिवन है, ठीक है। हमने एक सिस्टम ड्रॉ कर लिया जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वेव हमें इस तरह से गिवन है, दिस इज अवर फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव हमें इस तरह से गिवन है, ठीक है। सेकेंड वेव देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमें गिवन है वेव का लाइक दिस, इस तरह से यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम वेव को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर इसको स्टडी करते हैं। देखो अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ गया, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये वेव पहले ही पाथ कवर कर चुकी है, ठीक है। इसको पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। देखो इस केस में लेट कर लो जो ये हमारी फर्स्ट वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए, ठीक है। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं बी, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं बी। अब हमें नहीं पता कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा और फेज डिफरेंस कितना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वेव की इक्वेशन कंसीडर कर लो क्या है, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम, ठीक है। सेकेंड वेव की इक्वेशन हम ले रहे हैं y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव,
दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड हम अलग ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड बी है। फाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डिफरेंस। क्लियर। देखो अब इसको हम कैसे रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी y किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 हमें क्या गिवन है, y1 इज a साइन ओमेगा t, y2 हमें क्या गिवन है, b साइन ओमेगा t प्लस फाई। y2 क्या गिवन है, b साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब यहाँ पे देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। साइन a प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दें साइन a प्लस बी पे, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b। a की जगह यहाँ पे क्या है, देखो ओमेगा t, और b की जगह क्या है, फाई। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं और कॉस ओमेगा टी वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y किसके इक्वल आ जाएगा, देखो a, ये वाली टर्म में देखो साइन ओमेगा टी प्रेजेंट है, और ये वाली टर्म, इस टर्म में भी साइन ओमेगा टी प्रेजेंट है। दोनों में से साइन ओमेगा टी आप कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऐसे बन जाएगी हमारे पास, प्लस साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे वाला b, देखो ब्रैकेट के बाहर एक b भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, b साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। अब क्या करो आप, लेट कर लो, देखो a प्लस बी कॉस फाई, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं हम, दैट इज इक्वल टू r कॉस थीटा, ठीक है। a प्लस बी कॉस फाई को हमने क्या कंसिडर कर लिया, r कॉस थीटा। ये आपको बाद में क्लियर होगा कि हमने यहाँ पे r कॉस थीटा इसको क्यों कंसिडर किया, क्यों लेट किया, ठीक है। फिर आप क्या करो, जो ये वाली टर्म है b साइन फाई, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसको लेट कर लो r साइन थीटा, एक नया कांस्टेंट दैट इज r साइन थीटा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। देखो क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस की स्क्वायरिंग कर दी और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ गए ना क्या किया है, देखो जो ये वाली दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में बी स्क्वायर प्रेजेंट है, बी स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई
आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। जब दो वेव्स सुपर इम्पोज कर रही हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट वेव हमें ऑब्टेन हो रही है, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? देखो हमेशा ये वाले केस ही गिवन हो आपको कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, हमेशा ये केसेस आएंगे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड केस भी पॉसिबल हो सकता है जिसमें दो वेव्स के बीच में हमें पाथ डिफरेंस गिवन होगा डेल्टा एक्स, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। इस केस में जो हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हमने वहाँ पे देखो जहाँ पे इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2 को कंसीडर किया था, यहाँ पे r cos थीटा और r sin थीटा क्यों लिए थे, क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करना था जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब फर्दर इसको और ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये फेज डिफरेंस फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्दर केसेस बनाते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास ये है, अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर दें, देखो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे लिख रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 क्या है, देखो r साइन थीटा अपोन में क्या आएगा जब डिवाइड करोगे, r cos थीटा अपोन r cos थीटा विच इज इक्वल टू b साइन फाई अपोन a प्लस b cos फाई। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब आप देख सकते हो r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। ये हमारे पास tan थीटा की इक्वेशन आ गई। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस बनेंगे हमारे पास, जो हमने यहाँ पे केस 1, 2 एंड 3 डिस्कस किए थे। अगर आपको ध्यान है, देखो केस 1 में हमने क्या लिया था, एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज हो रहा था, तो हमने क्या कहा था, इट इज़ द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा था। उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, हम तीनों केसेस को यहाँ पे स्टडी करेंगे, केस 1, 2 एंड 3। केस फर्स्ट में देखो कंसीडर करो, हमारे पास फर्स्ट वेव इस तरह से, ठीक है, सेकंड वेव हमें इस तरह से गिवन है, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ। फर्स्ट वेव की इक्वेशन हम लिख रहे हैं y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। सेकेंड वेव की इक्वेशन हम लिख रहे हैं y2 इज इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड a ले लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड b ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा b साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, 0। ठीक है, आप देख सकते हो फिगर से ही क्लियर हो रहा है, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ, तो यहाँ पे फाई हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो हमारे पास देखो रिजल्टेंट फिर इस केस में क्या बनेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, यही होता है हमारे पास। ठीक है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे फाई क्या है, 0। ठीक है, फाई क्या है, 0। cos 0 क्या होता है, 1। ठीक है, cos 0 क्या होता है, 1, मतलब ये वाली टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आ गया, a प्लस बी। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, और यू कैन से दैट इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो यहाँ से हमने एक्सप्लेन कर दिया, या फिर आप देखो यहाँ पे इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हमें पता है कि जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है आर, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ए और बी क्या है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड है। देखो इनकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी। मान लो अगर फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड 5 गिवन है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड 3 गिवन है, तो ए और बी की वैल्यू तो फिक्स रहेंगी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन कॉस फाई, ये फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर हो रही है ना बेटे, ध्यान से समझो। जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई इज 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई इज 1। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर फाई की बात करें, ठीक है, कितने एंगल पे कॉस फाई 1 होगा, देखो फाई या तो 0 हो, जब फाई 0 होगा कॉस 0 1, या फिर फाई क्या हो, इट इज इक्वल टू 2n पाई, इवन मल्टीपल हो पाई का 2n पाई, उस केस में भी कॉस फाई हमारा क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो n को आपने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है, तो फाई हमारा किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। कॉस 2 पाई किसके इक्वल होता है, इससे पहले आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको बहुत बार बताया है, अब दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर आपको क्वेश्चन में साइन n पाई फाइंड करना हो, ठीक है, साइन n पाई क्या होता है, 0, चाहे n की वैल्यू ओड है चाहे n की वैल्यू इवन है, 1 2 3 4 5 6, n की कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, साइन n पाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर कोज n पाई हमें फाइंड करना है तो कोज n पाई क्या होता है, -1 की पावर n। ठीक है, मतलब अगर आप n1 ले रहे हो, अगर आप n1 ले रहे हो, ठीक है, तो कॉस पाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर n 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है, तो कॉस 2 पाई क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब फाई कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, या तो 0 होगा या फिर 2n पाई होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो n को 1 ले लिया हमने, तो फाई किसके इक्वल है, 2 पाई। कोस 2 पाई किसके इक्वल है, -1 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जब फेज हमारा या तो 0 होगा या फिर 2n पाई होगा, उस केस में हमारा मैक्सिमा क्या बनेगा, उस केस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेव बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशंस हैं हमारे पास, फाई क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 पाई, या 4 पाई, या फिर 6 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस, यहाँ पे हेडिंग दे दो केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, मान लो एक वेव हमारे पास इस तरह से है, सेकंड वेव हमें इस तरह से गिवन है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड हम a ले रहे हैं, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड हम b कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, y1 किसके इक्वल है, a साइन ओमेगा t के इक्वल है। ठीक है, y2 किसके इक्वल है, b साइन
ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है, यही बनेगी ना इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। अब आप इधर ध्यान दो, यहाँ पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। अब एक वेव का क्रेस्ट जब दूसरी वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करेगा तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब कॉस फाई मिनिमम होगा तो आर भी मिनिमम होगा। अब कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो हमारे पास आर मिनिमम देखो क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab which is equal to a minus b का whole square. So we can say that r minimum is equal to a minus b, ठीक है। This is the minimum value of the amplitude of resultant wave, that is equal to a minus b. अब यहाँ पे बात करते हैं कि cos फाई की वैल्यू -1 कब होगी, ठीक है। फाई जब क्या हो, जब फाई की वैल्यू क्या हो, 2n+1 पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, उस केस में कॉस फाई हमारा क्या होगा, -1 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो n को आप 1 पुट करो, ठीक है, 2 + 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। n को आप 0 पुट कर लो, n को हम यहाँ पे लेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो फाई किसके इक्वल आएगा, जब n 0 है तो फाई किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। जब n 1 है तो फाई किसके इक्वल है, 3 पाई के इक्वल है। जब n 2 है तो फाई किसके इक्वल है, 5 पाई के इक्वल है, 7 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। उस केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। व्हेन फेज डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर, दोनों केसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि मैक्सिमा कब बनेगा, मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, और उनके लिए फाई, फेस एंगल फाई की क्या क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने अभी स्टडी किया फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने क्या स्टडी किया, देखो पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने फाई, फेस फाई के लिए देखो कौन कौन सी वैल्यूज को फाइंड किया, इट शुड बी 0 और इट शुड बी 2n पाई, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। उस केस में जो हमारा इंटरफेरेंस बनेगा दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसके लिए फेज हमारा क्या होना चाहिए, इट शुड बी 2n+1 पाई, इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट शुड बी इक्वल टू 2n-1 पाई। दोनों केसेस में वैल्यूज क्या आएंगी, ओड ही आएंगी, ठीक है। चलो अब हम, ये तो था इन टर्म्स ऑफ फेस, एंगल फेस। अगर हम पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं दी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, उस केस में देखो पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों को। अब कंसीडर कर लो हमारे पास इस तरह से वेव्स हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा ले रहे हैं, जब हम पाथ डिफरेंस लैम्डा ले रहे हैं तो उस केस में फेज डिफरेंस हम क्या ले रहे हैं, 2 पाई ले रहे हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। फेज डिफरेंस हम क्या ले रहे हैं, 2 पाई। जब पाथ डिफरेंस डेल्टा x ले रहे हैं, जब हम दो वेव्स के बीच के पाथ डिफरेंस को डेल्टा x ले रहे हैं तो उस केस में फेज हम क्या ले रहे हैं, फाई ले रहे हैं, ठीक है। फेज हम क्या ले रहे हैं, फाई। अब आप क्या करो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इंटू फाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा x. From this you can find the value of
डेल्टा एक्स हमारे पास देखो किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू लैम्डा फाई बाय 2 पाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करें या किसी किसी बुक्स में एक्स से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोनों ही करेक्ट है। आप इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें उस केस में देखो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमारे पास पाथ डिफरेंस x का फॉर्मूला है लैम्डा फाई बाय 2 पाई। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फाई क्या होता है, इट इज 2n पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, सॉरी इवन 2n है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। पाथ डिफरेंस x किसके इक्वल आ रहा है, n लैम्डा। ठीक है, सो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी। यहाँ पे देखो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू लैम्डा फाई बाय 2 पाई। अब यहाँ पे हमारे पास फाई क्या होता है, इट इज 2n प्लस 1 पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ रहा है, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर समराइज करें, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग अ पॉइंट शुड बी जीरो। फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फिर इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। क्लियर। अगर हम पाथ डिफरेंस की टर्म्स में बात करें, बिटवीन टू वेव्स रीचिंग पॉइंट शुड बी जीरो, पाथ डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फिर इट इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। ठीक है, एन लैम्डा के इक्वल होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें तो फेज डिफरेंस क्या होगा, बिटवीन टू वेव्स रीचिंग पॉइंट शुड बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस की टर्म्स में अगर बात करें फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग पॉइंट शुड बी इंटेग्रल, ओड इंटेग्रल। ठीक है, ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ वेवलेंथ आ जाएगा। x क्या होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, सो वी कैन से दैट इट शुड बी ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी अगर हम बात करें, ठीक है, कंसीडर कर लो हमारे पास फर्स्ट वेव है y1 इज a साइन ओमेगा टी, सेकेंड वेव है y2 इज a साइन ओमेगा टी प्लस 5। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हम b ले रहे हैं, अलग अलग एम्पलीट्यूड्स ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो इंटेंसिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी क्या है, I1, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। सेकेंड वेव की इंटेंसिटी हम ले लेते हैं I2, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हमें क्या गिवन है, b। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो कांस्टेंट हमारा क्या है, k। I1 इज इक्वल टू k a स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू k b स्क्वायर। रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ये हमने प्रूव किया था
ठीक है। आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई के इक्वल होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर हम रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की बात करें तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी हम ले रहे हैं आई आर। ठीक है। आई आर किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। आर क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दें, जो क्या होगा आई आर बाय के। ये क्या बन जाएगी, आई आर बाय के इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई वन बाय के प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई टू बाय के प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए हमारे पास देखो क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखो साइड में कर रहे हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई वन बाय के। ए किसके इक्वल होगा, इट इज रूट ऑफ आई वन बाय के। सिमिलरली देखो बी स्क्वायर किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू आई टू बाय के। बी स्क्वायर किसके इक्वल है, आई टू बाय के इक्वल है। तो बी किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ आई टू बाय के। अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। a क्या है हमारे पास, रूट ऑफ आई वन बाई के, b क्या है, रूट ऑफ आई टू बाई के इंटू कॉस फाइव। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आई आर बाय के इज इक्वल टू आई वन बाय के प्लस आई टू बाय के प्लस 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट आई वन आई टू बाय कॉस फाइव अपोन में क्या आएगा, रूट के इंटू रूट के, इट बिकम्स के। 1 बाय के कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, आई आर अपॉन के इज इक्वल टू 1 बाय के, ब्रैकेट में क्या आएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। 1 बाय के से 1 बाय के कैंसिल हो जाएगा। आई आर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव हमारे पास क्या आ रही है, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाइव। क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। The amplitude of resultant wave is, resultant wave का amplitude हमने find किया, that is r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos phi। अब यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोस फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव कर सकते हैं, जिसे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, अब बेटे ध्यान देना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं CI लिख रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस केस में कॉस फाई मैक्सिमम होगा। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इस केस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, वी कैन से दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, so we can say that the maximum value of amplitude of resultant wave, the maximum value of amplitude of resultant wave is equal to a plus b, is equal to a plus b। ठीक है, अब हमें पता है intensity of wave is directly proportional to square of the amplitude। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड हम मैक्सिमम लेंगे तो उस केस में इंटेंसिटी भी हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी शुड बी इक्वल टू k a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जब हमारे पास मिनिमा बन रहा होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब
यहाँ पे डार्क फ्रिंज हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज हमें ऑब्टेन हो रही है, ब्राइट फ्रिंज हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज के लिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू -1. The amplitude of resultant wave r in this case is equal to root of a square plus b square minus 2ab. cos फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r minimum is equal to a minus b whole square, which is equal to a minus b. Now the minimum value of intensity of wave is directly proportional to r minimum का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का हम स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स I minimum is equal to k times a minus b का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते, ठीक है, I मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे अगर हमसे रेशियो पूछी जाए इंटेंसिटी मैक्सिमम टू इंटेंसिटी मिनिमम, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर। इस रिजल्ट को नोट कर लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस। यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव हो रहा है, केस डिस्कस करते हैं व्हेन a इज इक्वल टू b, जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो, ठीक है। ये कौन सी वेव्स है जो सुपर इम्पोज करनी है, व्हेन a इज इक्वल टू b, उस केस में रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जिसको हम r मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करें, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a प्लस a विच बिकम्स इक्वल टू 2a। आर मिनिमम की यहाँ पे बात करें तो आर मिनिमम क्या होगा, a माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज डार्क फ्रिंज विल बी perfectly dark and contrast between bright and dark fringes will be best, ठीक है। इस केस में जो हमारे पास पैटर्न बनेगा डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, वो सबसे अच्छा बनेगा, विल बी बेस्ट, ठीक है, क्लियर। इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 81:1। देखो यहाँ पे हमें इंटेंसिटी गिवन है, ठीक है, वेव्स की, तो हम लेट करें I1/I2 हमें गिवन है 81/1। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। हमें मैक्सिमा और मिनिमा की रेशियो यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमें पता है इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं I1/I2 is equal to a square by b square which is equal to 81/1। यहाँ से a by b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9:1 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस वी गेट a is equal to 9b, a is equal to 9b। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू, मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट अप्लाई हो गया जो हमने अभी प्रूव किया था।
अब देखो कितना सिंपल हो गया हमें इसको सॉल्व करना। a किसके इक्वल है, 9b के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9b प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 9b माइनस बी का होल स्क्वायर। 9b प्लस बी 10b, 10b का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100b स्क्वायर अपॉन 9b माइनस बी 8b, 8b का स्क्वायर करेंगे इट बिकम 64b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/60। ठीक है, रेशो हमारे पास क्या आ रही है, मैक्सिमा टू मिनिमा, दैट इज इक्वल टू 25/60। दिस इज अवर रिजल्ट। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज की। देखो जब हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस किया था तो हमने क्या डिस्कस किया था, इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। देखो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, तो इधर ध्यान दो। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ। ऐसे सोर्सेज जो सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहे हो, ठीक है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज, और उनका फेज भी सेम होना चाहिए, या फिर हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फेज डिफरेंस क्यों अकर करता है। ठीक है, तो इसके हमारे पास दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, द फेज डिफरेंस फाई। फेज डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटवीन लाइट वेव्स एट अ गिवन टाइम इज ड्यू टू। देखो फेज डिफरेंस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दो सोर्सेज हम कंसीडर करें ए एंड बी। फर्स्ट सोर्स से हमें ये वाली वेव मिल रही है, ठीक है, सेकेंड सोर्स से हमें कुछ इस तरह की वेव ऑब्टेन हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियल पाथ डिफरेंस है, ठीक है, डेल्टा एक्स, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे इनिशियल फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये इनिशियल फेज डिफरेंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, दैट इज इट शुड बी डेल्टा एक्स एट एवरी पॉइंट। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है फेज डिफरेंस का, दैट इज फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन पाथ्स। मान लो हमारे पास वेव्स आ रही हैं दो सोर्सेज से, ठीक है, एक वेव हमने इस तरह से कंसीडर कर ली, सेकेंड वेव हमारे पास सेकेंड सोर्स S2 से आ रही है लाइक दिस। इस पॉइंट पे दोनों क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों के पाथ में डिफरेंस है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस सेम रहेगा टाइम के साथ, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो S1P और S2P की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, टाइम के साथ इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हम कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर, या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, अगर है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज। देखो कोहेरेंट सोर्सेज को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। मतलब क्या है, हम कोई ऐसा डिवाइस यूज करें जिससे हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज बन जाए फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। देखो इसके लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स क्या कर रहा है, लाइट वेव्स को एमिट कर रहा है। यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइट वेव ले ली एंड दिस इज सेकेंड लाइट वेव। फिर इन दोनों लाइट वेव्स को हम
थिन स्लिट्स के थ्रू पास करवाएंगे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत ही 2 थिन स्लिट्स कंसीडर कर ली, S1 एंड S2। यहाँ पे हमने स्क्रीन प्लेस कर दी, ठीक है। S1 के थ्रू जो लाइट वेव आ रही है, देखो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहाँ पे P पॉइंट पे। S2 स्लिट से जो लाइट वेव आएगी वो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और यहाँ पे दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वेव का पाथ आपका क्या होगा, इट इज SS1 प्लस S1P। सेकेंड का क्या होगा, SS2 प्लस S2P, SS2 प्लस S2P। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 2 थिन स्लिट्स यूज करके एक कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, सिंगल कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, देखो पार्ट डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P। ये हमारे पास क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारा पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। और फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। सेकेंड मेथड है टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज, द 2 सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ जिसमें सिंगल कलर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाइट लाइट की बात करते हो तो वाइट लाइट में तो सारे कलर्स ही आ जाएंगे। वाइट लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, What will happen if white light is used for interference? देखो, if the sources gives white light, अगर sources white light emit कर रहे हैं, white light किससे बनती है, it consists of number of wavelengths, colors, ठीक है। अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक कलर की वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। Then the light of each wavelength gives its own set of interference fringe, ठीक है। हर एक कलर की जो लाइट होगी उसकी अपनी अलग वेवलेंथ होगी और वो क्या कर रही है, एक अपनी इंटरफेरेंस के सेट को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। सिंस फ्रिंज विड्थ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स, हर एक वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ डिफरेंट होगी। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। हर एक वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ डिफरेंट होगी जिसके कारण ओवरलैपिंग हो जाएगी फ्रिंजेस की, ठीक है। और हमें जो भी हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। रिजल्टिंग इन फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस ओनली नियर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, these fringes are hazy whereas those with monochromatic light are quite sharp, ठीक है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो हमें एक बहुत ही शार्प पैटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट फ्रिंज, इस तरह का बहुत अच्छा पैटर्न हमें ऑब्टेन होगा अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का डिस्टिंक्ट पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिंजेस की ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्रिंज विड्थ हर एक केस में हर एक वेवलेंथ के लिए डिफरेंट है जिसके कारण ओवरलैपिंग हो जाएगी फ्रिंजेस की और हमें इस तरह का एक डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को ही प्रेफर करते हैं। थर्ड पॉइंट है टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज शुड बी स्मॉल, ठीक है। 2 वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर पाथ डिफरेंस लार्ज होगा तो वहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण हमें डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। इसलिए पाथ डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स शुड बी small, clear. So this is all about the coherent sources and
कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द कोहेरेंट सोर्सेज। अब हम स्टडी करें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1802। देखो क्या था उस टाइम पे, जब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा था कि लाइट का नेचर क्या है, वेदर इट इज़ अ पार्टिकल और अ वेव। उस टाइम पे यंग्स ने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे ये प्रूव हो गया कि लाइट इज़ अ वेव नेचर। ठीक है, लाइट का नेचर क्या है, लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये किसने प्रूव किया था, यंग्स एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था। तो उस टाइम पे आप खुद सोच सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यंग्स ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था वो किस तरह का था और किस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ था, जिससे ये प्रूव हुआ कि लाइट का नेचर क्या है, इट इज़ ऑफ वेव नेचर। देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सोर्स ले लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स ले लिया जिसको हम H से रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे उन्होंने दो स्लिट्स को प्लेस किया, यहाँ पे दो थिन बहुत ही ज़्यादा फाइन स्लिट्स को प्लेस किया। ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रीन को ऑब्टेन किया जहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्जर्व होगा। देखो अगर हम बात करें लाइट के पार्टिकल नेचर की, अगर लाइट का नेचर पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो यहाँ से देखो जो लाइट्स आ रही थी, ठीक है, लाइट कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर लाइट पार्टिकल है तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो इसका मतलब क्या था, देखो यहाँ पे हमारे पास स्लिट प्रेजेंट है, इस स्लिट को हम क्या बोल रहे हैं, A, और इसको हम बोल रहे हैं B। तो स्लिट A और B पे यहाँ पे तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होनी चाहिए थी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी स्लिट प्रेजेंट नहीं है, तो इतने डिस्टेंस पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होनी चाहिए थी। मतलब यहाँ पे हमें कोई भी ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगी ना। बट जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट पे हमें एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हुई, जिससे ये प्रूव हुआ कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से प्रूव हुआ कि लाइट का नेचर क्या है, इट इज़ वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूटन्स की थ्योरी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वो पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, लाइट किसकी बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो ये थ्योरी यहाँ पे गलत प्रूव हो गई थी। देखो पढ़ते हैं इनके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, सोर्स ऑफ लाइट लिया है। ठीक है, यहाँ से हमें देखो इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, क्रेस्ट को मैं डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ट्रफ को मैं रेड, ठीक है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लाइक दिस। तो इस तरह से हमें एक वेव मिलेगी। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, विच कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। इस तरह से हमें यहाँ पे वेव मिल रही है। ठीक है, अब जब ये वेव देखो यहाँ से स्लिट्स में से पास करेगी, तो ये दोनों स्लिट्स क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन जो हमें वेव्स का पैटर्न ऑब्टेन होगा, यहाँ पे देखो A से पहले ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमें क्रेस्ट मिलेगा, फिर हमें यहाँ पे एक ट्रफ मिलेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली B से हमें क्या मिलेगा, एक क्रेस्ट मिलेगा लाइक दिस। ठीक है, और एक ट्रफ ऑब्टेन होगा यहाँ से लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रफ ऑब्टेन होगा लाइक दिस। देखो इस तरह से जब हम क्रेस्ट और ट्रफ को ज्वाइन करते जाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये जहाँ पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मीट कर रहे हैं, जहाँ पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मीट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन होगा, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज हमें कब ऑब्टेन होती है, जब एक वेव का क्रेस्ट
और दूसरी वेव का क्रेस्ट, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन करते हैं, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ, तब हमारे पास ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होती है। सिमिलरली जब हम देखो ट्रफ को यहाँ पे ट्रफ्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ट्रफ्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी, यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। सिमिलरली इस तरह का एक ऑल्टरनेट पैटर्न हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ पे डार्क फ्रिंज, फिर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हुई, और यहाँ पे डार्क फ्रिंज और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। डार्क फ्रिंज कब ऑब्टेन होगी, जब एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क, ठीक है, एक पैटर्न हमें ऑब्जर्व हुआ। ये पैटर्न हमारा क्या था, दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे हमारे पास ये सोर्स था, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर यहाँ से सोर्स से हमने डबल स्लिट्स को प्लेस किया, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सोर्स से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने 2 स्लिट्स ए एंड बी को प्लेस किया था। फिर यहाँ से जो ये दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, इट शुड बी इन मिलीमीटर्स, ठीक है। जो ये डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों स्लिट्स का, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डी शुड बी ऑफ 0.5 मिलीमीटर, इसका ऑर्डर मिलीमीटर में, देखो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितना स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस लार्ज था, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या था, 2 मीटर। वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स ए एंड बी, क्लियर। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम हाइगन्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या था, ये सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये वेव फ्रंट्स जब स्लिट्स ए एंड बी के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे ये बिहेव करेंगे लाइक अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल में यही तो हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करता है लाइक अ फ्रेश सोर्स, न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 वेव्स ऑब्टेन हो जाएगी फ्रॉम ए एंड बी। दीज 2 वेव्स आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ एंड विद 0 फेज डिफरेंस। फिर जहाँ पे इन दोनों वेव्स का क्रेस्ट सुपर इम्पोज करेगा, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी, और जहाँ पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करेगा, वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी, क्लियर। अगर हम यहाँ पे वाइट लाइट के सोर्स को यूज़ कर लें, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक की जगह हम अगर यहाँ पे वाइट लाइट सोर्स को यूज़ करें तो यहाँ पे हमें जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी ये कलर्ड होंगी और उनकी विड्थ अनइक्वल होगी, ठीक है, वो सुपर इम्पोज कर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, और इस तरह का डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो फ्रिंज विड्थ होगी, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, इट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो समझो, अगर मान लो इफ W1 एंड W2 आर दी विड्थ्स ऑफ 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स की विड्थ है ये, ठीक है, विड्थ ऑफ 2 स्लिट्स S1 ए एंड बी ले रहे हैं ना, हम ए एंड बी ले लेते हैं, विड्थ ऑफ 2 स्लिट्स ए एंड बी, फ्रॉम विच इंटेंसिटीज ऑफ लाइट I1 एंड I2 आर एमिटिंग। तो इस केस में
दोनों स्लिट्स की जो रेशियो होगी, विड्थ की रेशियो होगी W1/W2, इट इज इक्वल टू I1/I2 विच इज इक्वल टू A²/B²। ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में ये रिजल्ट भी डायरेक्ट अप्लाई होगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशियो 1:4। देखो अब दोनों स्लिट्स की विड्थ की रेशियो हमें गिवन है, दैट इज 1:4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे W1/W2 हमें क्या गिवन है, 1:4। डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न। हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है, I मैक्सिमा बाय I मिनिमा हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, देखो अब हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, और हमें ये बात भी पता है इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, W1/W2 इज इक्वल टू I1/I2 विच इज फर्दर इक्वल टू A²/B²। ये रिजल्ट हमारे पास है। ठीक है, नाउ ये रेशियो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1/4, क्वेश्चन में गिवन है। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस A/B किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। देखो ठीक है, यहाँ से हम B की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। B किसके इक्वल हो जाएगा, 2A के इक्वल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है द रेशियो ऑफ I मैक्सिमा टू I मिनिमा। I मैक्सिमा क्या होता है, इट इज A+B का होल स्क्वायर अपॉन I मिनिमा इज A-B होल स्क्वायर। B की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। B किसके इक्वल है, 2A के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A-2A का होल स्क्वायर, A+2A बिकम 3A, 3A का स्क्वायर करेंगे 9A² अपॉन A-2A माइनस A का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स A², A² से A² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखो रेशियो क्या आ रही है, I मैक्सिमा बाय I मिनिमा इज इक्वल टू 9:1। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ध्यान से समझो इसको। कंसीडर कर लो हमारे पास यहाँ पे 2 स्लिट्स हैं A एंड B। ठीक है, इस स्लिट को हम नेम दे रहे हैं A और इस स्लिट को हम नेम दे रहे हैं B। इसके पैरेलल हमने एक स्क्रीन को प्लेस कर दिया जहाँ पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ठीक है, स्क्रीन को हम नेम दे रहे हैं MN, स्क्रीन को हम नेम दे रहे हैं MN। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, D ले रहे हैं। ठीक है, ये D बहुत स्मॉल होना चाहिए, इट शुड बी इन मिलीमीटर्स। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज D/2 और ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं O। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं O। यहाँ से स्क्रीन पे देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं C। फिर यहाँ पे देखो ध्यान दो, अब लेट कर लो A और B से क्या आ रही है, 2 वेव्स आ रही हैं। ठीक है, इन दोनों वेव्स के क्रेस्ट इस पॉइंट पे, इस लाइन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब ये वाला जो डिस्टेंस है देखो AC और ये वाला डिस्टेंस BC की अगर हम बात करें, AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। ठीक है, AC मस्ट बी इक्वल टू BC। इसका मतलब देखो इस केस में हमारे पास कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, AC माइनस BC इज इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट द पाथ डिफरेंस इन दिस केस इज 0। पाथ डिफरेंस इन दिस केस इज 0, दैट इज डेल्टा x इन दिस केस इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट
प्रोडक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट इज हमें यहाँ पे मैक्सिमा ऑब्टेन होगा। ठीक है, इस केस में हमें यहाँ पे मैक्सिमा ऑब्टेन होगा और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगी, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। क्लियर? अब किसी भी देखो ब्राइट ऑब्टेन करना हो, ठीक है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो उसके लिए देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अगेन मैंने दो स्लिट्स कंसीडर की हैं, ए एंड बी, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस लिया है स्मॉल डी। यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस कर दी, स्क्रीन को हम नेम दे देते हैं एम एन। यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ। सेंट्रल पॉइंट से स्क्रीन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज ओ सी, दैट इज ओ सी। फिर ए से स्क्रीन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको नेम देंगे ए ई, इसको क्या नेम दे रहे हैं, ए ई। सिमिलरली बी से हम स्क्रीन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम इस पॉइंट को नेम दे रहे हैं एफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, बी एफ आ गया। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है पी। ठीक है, स्क्रीन पे हमने एक पॉइंट लिया है पी। पी पॉइंट पे हमें दोनों वेव्स, जो स्लिट ए से आ रही है और जो स्लिट बी से आ रही है, ये दोनों यहाँ पे सुपर इम्पोज कर रही हैं पी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखो एक वेव आएगी हमारे पास, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ए पी। सिमिलरली एक वेव हमारे पास यहाँ से आएगी बी पॉइंट से, जो यहाँ तक देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बी पी। इस पी पॉइंट पे ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगी और हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। क्लियर? फिगर में कोई डाउट नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कैपिटल डी। ठीक है, हियर द कैपिटल डी मस्ट बी ग्रेटर देन द स्मॉल डी, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, अब पॉइंट P से सेंट्रल पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, x। ठीक है, P पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट C का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, x। ये डिस्टेंस हमारे पास है x। C पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन होगा, इससे पहले हमने केस डिस्कस कर लिया। ठीक है, C पॉइंट पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन होगा। देखो यहाँ से इस फिगर से हमें एक बात की और इंफॉर्मेशन मिल रही है, ओ बी इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ओ बी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। ओ बी हमारा क्या होगा, डी बाय टू होगा। ठीक है, तो सी एफ भी हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू डी बाय टू। सिमिलरली ए ओ किसके इक्वल है, इट इज डी बाय टू। AO इज इक्वल टू EC, तो EC भी हमारा क्या हो जाएगा, D बाय टू हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारी डेरिवेशन। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट P को कंसीडर कर लिया। कंसीडर अ पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम C। ठीक है, C से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, x। The path difference between two waves arriving at P is, P पे जो दो waves arrive कर रहे हैं, इन दोनों का path difference क्या होगा, it is equal to BP minus AP। path difference किसके इक्वल होगा, BP minus AB। फिगर से क्लियर है, BP must be greater than AP। ठीक है, BP is greater than AP, तो path difference क्या हो गया, BP minus AP। अब हमें BP और AP की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है टू फाइंड दी पाथ डिफरेंस। देखो हम कैसे करेंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BPF। देखो ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल BPF, इसमें BP आ रहा है, तो BP हमें फाइंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से ट्राइंगल लेंगे हम, BPF। यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल BPF इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है।
यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बी पी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी एफ, यहाँ पे क्या लेंगे, बी एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या है, पी एफ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पी एफ का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे बी पी स्क्वायर देखो किसके इक्वल है, बी एफ का स्क्वायर। बी एफ हमें गिवन है कैपिटल डी, पुट कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस पी एफ। देखो पी एफ क्या होगा, फिगर में देखो यहाँ साइड में लिख लेते हैं, पी एफ इज इक्वल टू पी सी प्लस सी एफ। ठीक है, पी एफ इज इक्वल टू पी सी प्लस सी एफ। पी सी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। सी एफ किसके इक्वल है, डी बाई टू के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास पी एफ आ गया, एक्स प्लस डी बाई टू, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर। इस इक्वेशन से बीपी देखो किसके इक्वल आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और पूरे पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, देखो बीपी स्क्वायर इसके इक्वल है, बीपी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर इसको देखो फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ से डी स्क्वायर को कॉमन ले लो। ठीक है, डी स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो ताकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 आ जाए। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो डी आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, होल पावर क्या होगी, 1/2। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ब्रैकेट में से आप डी स्क्वायर को कॉमन निकालो, जब आप डी स्क्वायर को कॉमन निकालोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस इस पूरी टर्म के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। फिर डी स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो डी बन जाएगा, और ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 हो गई, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 हो गई, और हमें पता है डी, कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। ठीक है, कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। तो ये वाली टर्म हमारी क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और सेकेंड टर्म शुड बी लेस देन 1। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह सकते हैं वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम हेयर। तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म के आगे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बीपी किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हमने देखो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने बीपी फाइंड कर लिया, अब हमें एपी फाइंड करना है। एपी को फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल लेते हैं एपीई। बीपी को फाइंड करना था तो हमने कौन सी ट्राइंगल ली थी, बीपीएफ। एपी को फाइंड करना है तो लेते हैं एपीई। ठीक है, इट इज अगेन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल एपीई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर।
ये बनेगा। अब PE किसके इक्वल होगा, इट इज PC माइनस CE, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं PE किसके इक्वल है, PC माइनस CE। PC किसके इक्वल है, x के इक्वल है, CE किसके इक्वल है, D/2 के इक्वल है। तो PE क्या आ जाएगा, x माइनस D/2। वैल्यूज पुट कर दें इस इक्वेशन में। देखो AP स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AE किसके इक्वल है, कैपिटल D के इक्वल है। इट बिकम्स D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें AP फाइंड करना है, तो AP किसके इक्वल आ जाएगा, D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस इस टर्म के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट में से जब डी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो एक डी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास AP क्या आ जाएगा, D इंटू 1, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 1 बन गई, प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर, पावर क्या है 1/2। अगेन फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है और सेकेंड टर्म की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, AP किसके इक्वल आ जाएगा, AP इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस x माइनस D/2 होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने BP और AP दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं टू फाइंड दी पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमारे पास है BP माइनस AP, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को देखो फाइंड पुट करते हैं, BP माइनस AP इज इक्वल टू, BP की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे हमने सॉल्व की हुई है BP की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इट इज D इंटू 1 प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ पे पुट करते हैं, क्या बन जाएगा, D इंटू 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर माइनस AP की वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ भी कैपिटल D है, कैपिटल D दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, AP की वैल्यू आ गई, और पूरी ब्रैकेट से हमने कैपिटल D को कॉमन ले लिया। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस 1, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, BP माइनस AP इज इक्वल टू D इंटू x प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। अब 1/2D स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो BP माइनस AP हमारे पास आ जाएगा D/2D स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से एक D कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन रहा है, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होते हैं, देखो आप साइड में इसको सॉल्व करके देख सकते हो, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर दो, अगर नहीं लर्न है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये वाला माइनस एज इट इज A माइनस B का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB।
ब्रैकेट ओपन कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, 4ab के इक्वल आएगा। ठीक है, आपको वैसे ये रिजल्ट लर्न भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ab, देखो bp माइनस ap यहाँ पे बन जाएगा 1/2d इंटू 4, a की जगह क्या है x, b की जगह हमारे पास क्या है d/2। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पार्ट डिफरेंस bp माइनस ap किसके इक्वल आ गया, x d/d। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको अच्छे से लर्न भी होना चाहिए आपको। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। x d/d, d यहाँ पे क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। अब ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारा पॉइंट P है, जहाँ पे ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज कर रही है, वहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है या फिर मिनिमा बन रहा है, तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग as the path difference bp minus ap is an integral multiple of full wavelength, integral multiple of full wavelength or an odd integral multiple of half wavelength। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी किया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता था, जब पाथ डिफरेंस क्या हो, या तो 0 हो या फिर इट शुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। ठीक है, और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता था, जब पाथ डिफरेंस क्या हो, ओड इंटेग्रल मल्टीपल हो हाफ वेवलेंथ का। ध्यान करो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बिना आप इस डेरिवेशन को नहीं समझ सकते। ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, हमने इस तरह से स्टडी किया था। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, शुड बी 0 और एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, दैट इज एन लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने पढ़ा था, इट शुड बी ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, दैट इज दिस। आया ध्यान? ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, दैट इज मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, दैट इज मैक्सिमा। अब पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, इट इज x d/d। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, इट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, दैट इज इट इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n की वैल्यू 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होगी। देखो जब n 0 होगा तो उस टाइम पे सेंट्रल मैक्सिमा की बात होगी। ठीक है, और सेंट्रल पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हुई थी, जिसको हमने क्या नेम दिया था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, फिर हमारे पास देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा d बाय
n आएगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय d, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर x इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं जब n 0 है, ठीक है। जब n 0 है तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। n 0 का मतलब हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं। जब n 1 होगा उस टाइम पे x1 किसके इक्वल होगा, लैम्डा d बाय d के इक्वल होगा, और ये हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी। दिस इज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। जब n2 होगा तो x2 हमारे पास क्या होगा, 2 लैम्डा d बाय d। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी एंड सो, ठीक है। nth के लिए देखो क्या होगा, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए xn शुड बी इक्वल टू n लैम्डा d बाय d। दिस इज nth ब्राइट फ्रिंज, दिस इज nth ब्राइट फ्रिंज। अब बात करते हैं डार्क फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज के केस में मिनिमा ऑब्टेन होता है, ठीक है। इस केस में जो हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस क्या आता है, एक्स डी बाई डी, इट शुड बी ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, सो इट इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2 इंटू डी बाय टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x का इन केस ऑफ डार्क फ्रिंज। अब n की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज के केस में n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और डार्क फ्रिंज के केस में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। इट शुड बी 1 2 3 एंड सो ऑन। जब n 1 होगा, फर्स्ट केस जब n की वैल्यू 1 होगी तो x1 डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। डार्क फ्रिंज को हम x1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू, देखो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 माइनस 1 1, किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा d बाय 2 d के इक्वल आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फिर जब n की वैल्यू 2 होगी, इस केस में x2 डैश किसके इक्वल होगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 बाय 2, इट इज 3 बाय 2 लैम्डा d बाय d। दिस इज अवर सेकेंड डार्क फ्रिंज, दिस इज अवर सेकेंड डार्क फ्रिंज। nth के लिए, nth डार्क फ्रिंज के लिए xn डैश क्या होगा, 2n-1 लैम्डा d बाय 2d, ठीक है। ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा d बाय d। Clear? These are the special cases for bright and dark fringe. अब आप इन फॉर्मूला से किसी भी डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज के लिए देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, ब्राइट फ्रिंज के लिए x की वैल्यू हमारे पास आई थी, x इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय d, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को पता करना है तो आप n को 1 पुट कर दोगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है तो n को 2, सिमिलरली सो ऑन, ठीक है। डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया है, फॉर डार्क फ्रिंज x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d बाय 2d, ठीक है। आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। आप किसी भी पोजीशन की, किसी भी डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दीज 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। अब बात करते हैं विड्थ, फ्रिंज विड्थ की। अब बात करेंगे हम फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में इसको W से रिप्रेजेंट किया गया है और किसी किसी बुक्स में इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रिंज विड्थ को फाइंड करने के लिए देखो पहले इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा कैसा बनता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमें एक डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी, फिर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी, फिर यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी और यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी,
ठीक है, इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्टेन होता है। अब हम अगर टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, देखो अगर हम सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास किसकी विड्थ आएगी, वी गेट द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ध्यान से समझो, अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास किसकी विड्थ आएगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आएगी। अगर हम टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के सेपरेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास किसकी विड्थ आएगी, वी विल गेट द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। क्लियर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहले हम फाइंड कर रहे हैं द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होगा, द सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे दो ब्राइट फ्रिंज कंसीडर कर ली, यहाँ पे हमारे पास डार्क है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस प्रेजेंट है। दिस इज n-1 ब्राइट फ्रिंज एंड दिस इज nth ब्राइट फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ बीटा किसकी इक्वल होगी, इट इज xn-1। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज हमने ले ली, एक तो n-1th और एक nth। यहाँ पे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए देखो क्या फॉर्मूला है ब्राइट फ्रिंज के लिए, n लैम्डा डी बाई डी। तो ये क्या बन जाएगा, n लैम्डा डी बाई डी माइनस n-1th के लिए n-1 लैम्डा डी बाई डी। n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, n-1। अब यहाँ से लैम्डा डी बाई डी को कॉमन ले सकते हैं, बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा n-1। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी इंटू n-n प्लस 1, n से n कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, ये हमारे पास विड्थ आ गई ऑफ डार्क फ्रिंज। अब हम फाइंड करते हैं द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट इज width of bright fringe. The separation between centers of two consecutive dark fringes is the width of bright fringe. ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे डार्क है। अगर हम टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच के सेपरेशन को फाइंड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से, इट इज इक्वल टू xn डैश माइनस xn-1 डैश। डार्क फ्रिंज के लिए हम x डैश लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज nth डार्क फ्रिंज एंड दिस इज n-1th डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n-1/2 इंटू लैम्डा डी बाई डी। पुट कर देते हैं, बीटा किसकी इक्वल होगा, 2n-1/2 इंटू लैम्डा डी बाई डी माइनस n-1 के लिए n की जगह पे हम n-1 पुट करेंगे। देखो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू n-1 माइनस 1 इंटू लैम्डा डी बाई डी अपॉन 2। ठीक है, लैम्डा डी बाई डी को कॉमन ले लेते हैं, बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा डी बाई 2d। देखो डिनोमिनेटर में 2 भी है, इसको भी बाहर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2n-1 माइनस, इस ब्रैकेट को सोल्व करो, देखो क्या बनेगा, 2n-2 माइनस 1, 2n-2 -1 किसके इक्वल होगा, 2n-3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2n-3 बाहर स्क्वायर ब्रैकेट। देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो, बीटा किसके इक्वल होगा, लैम्डा डी बाई 2d इंटू 2n-1 माइनस 2n प्लस 3, 2n कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बीटा किसके इक्वल आ गया, 2 लैम्डा डी बाई 2d,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। तो यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई, द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, दोनों की विड्थ क्या है, इक्वल है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे डेराइव हो गया। क्लियर, देखो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन हो रही है उसकी इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, ये हमने ऑब्टेन किया था। ठीक है, अगर मान लो दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम है, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, उस केस में IR किसके इक्वल होगा, I प्लस 2√I² बन जाएगा इनटू cos phi। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते ही क्या बन जाएगा, 2I प्लस 2I इंटू cos phi। 2I को हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस cos phi। 1 प्लस cos phi किसके इक्वल होता है, इट इज 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इट बिकम्स 2I इंटू 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, एंगल का हाफ हो जाता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4I इंटू cos स्क्वायर phi बाई 2। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव व्हेन द intensity of the two waves is equal, I1 is equal to I2 is equal to I। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आपको लर्न करना है। देखो यहाँ पे जब फाई 0 होगा, ठीक है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और वो किसके इक्वल होगी, 4I के। ठीक है, 4 टाइम्स इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। अगर यहाँ पे हम पाई ले लें, ठीक है, यहाँ पे फाई हमने पाई ले लिया, तो इस केस में इंटेंसिटी हमारी मिनिमम हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos स्क्वायर पाई बाई 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस केस में इंटेंसिटी हमारी मिनिमम होगी और यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और वो 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर, अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, जो हमें स्क्रीन पे इंटेंसिटी ऑब्टेन हो रही है, एंड बिटवीन द फेज डिफरेंस फाई, तो इस केस में देखो हमारे पास जब फेज डिफरेंस 0 है तो वहाँ पे मैक्सिमा ऑब्टेन हो रहा है, अभी हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा ऑब्टेन होगा लाइक दिस। फिर जब वैल्यू फेज डिफरेंस पाई होगा उस टाइम पे मिनिमा ऑब्टेन होगा और इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह की हमारे पास वेव बनेगी, पाई पे 0। ठीक है, पाई पे 0, ये सेम, ठीक है, ये सेम रहेगा एम्पलीट्यूड। 2 पाई पे मैक्सिमा और 3 पाई पे मिनिमा, इस तरह की वेव हमें ऑब्टेन होगी। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, 2 पाई पे हमारा मैक्सिमा बनेगा लाइक दिस और 3 पाई पे हमारा मिनिमा बनेगा और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, 4I। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल इंटेंसिटी के। क्लियर, दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, फेज डिफरेंस के साथ इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टडी करते हैं। हमें पता है जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। अगर हम अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ कंसीडर करें, ठीक है, रेड एंड वॉयलेट की अगर हम बात करें, सो वी नो दैट द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से। इसका मतलब क्या है, द फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कलर इज वाइडर देन द फ्रिंज विड्थ ऑफ वॉयलेट कलर। ठीक है, जो रेड कलर की फ्रिंज होगी
वो वाइडर होगी देन दी वॉयलेट कलर्ड फ्रिंज। यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि हमने क्यों कहा था कि जो हमारा सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, वाइट लाइट नहीं होना चाहिए। देखो अगर वाइट लाइट होगा तो अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होंगे और हर एक कलर की वेवलेंथ अलग है, तो वहाँ पे फ्रिंज विड्थ हर एक कलर के लिए अलग होगी, किसी की ब्रॉड होगी, किसी की वाइडर होगी, किसी की लेस वाइडर होगी, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण हमें डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर हम बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइट हमारी क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, दैट इज सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, फर्स्ट इज द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। लाइट के दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, दैट इज दे शुड एमिट कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, same frequency, which have either no phase or a constant phase difference. Clear. Second condition is the amplitudes of waves from two sources should be equal. दोनों waves का amplitude equal होना चाहिए. Third is the two sources should be monochromatic, that is single wavelength की light को वो emit करे. फोर्थ इज द कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर आपको ध्यान हो, हम दोनों स्लिट्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेते थे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। द टू कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द लास्ट कंडीशन इज द टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्सेज और वेरी नैरो, ठीक है। ये दोनों सोर्सेज बिल्कुल पॉइंट सोर्सेज होने चाहिए या फिर बहुत ही ज़्यादा नैरो स्लिट्स होनी चाहिए। क्लियर। सो दीज आर द कंडीशंस जिन्हें फॉलो करके हम बहुत अच्छे डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोहेरेंट सोर्सेज, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फिर पोजीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विड्थ, फ्रिंज विड्थ को स्टडी किया, और लास्ट में कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट से, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इनमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल्स। आप बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।